नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। यूपी चुनाव की चर्चा चारों तरफ है, आप भी इससे अछूते नहीं होंगे। यूपी चुनाव में जो पार्टियों का रुख था और जो पार्टी प्रचार कर रही थी, उस दोनों में अब बहुत अंतर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पार्टियां जब प्रचार कर रही थी तो बेहद आक्रामक थी। वो ये कह रही थी कि 400 सीट जीत लेंगे, 400 सीट जीतने की बात हो रही थी। बीजेपी कह रही थी कि हम 350 जीतेंगे, बसपा कह रही थी हम सरकार बना लेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त आया, प्रत्याशियों के चयन का वक्त आया, उससे साफ झलकने लगा कि पार्टियों के अंदर का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। दोनों ही पार्टी, वो चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में बीजेपी हो, उनके अंदर का कॉन्फिडेंस हिला हुआ महसूस होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में चुनाव है। हम ये बात कह क्यों रहे हैं? दरअसल होता ये है कि जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं अपनी पार्टी की जीत के, तो आप प्रयोग करने की स्थिति में होते हैं। आप प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं कि आप कुछ भी प्रयोग करेंगे, जनता उसके साथ होगी। लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है। इसलिए नहीं है कि आप सूची में देखें, पहले तो आप मुख्यमंत्री का ही देख लें। मुख्यमंत्री अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते तो वो एक नया क्षेत्र होता, हम कह सकते थे कि एक नया पॉकेट बनता और शायद बीजेपी के लिए वहां कुछ नया माहौल बनता। लेकिन मुख्यमंत्री अपनी सीट से नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, अयोध्या से नहीं लड़ रहे हैं, वो वापस अपनी उसी सीट पर पहुंचे हैं जहां का वो प्रतिनिधित्व कई बार कर चुके हैं संसद में। तो वापस वो गोरखपुर लौटे। ये बताता है कि पार्टियां जो बता रही थी, जितना वो दमखम दिखा रही थी, वो और जितना एग्रेसिव थी कि साहब हर हालत में हम जीतेंगे, वो शायद माहौल नहीं है। उसी तरह से आप पहले लिस्ट देखें समाजवादी पार्टी का, तो उसमें भी आपको लगेगा कि कैराना से नाहिद अहमद का नाम है, किठौर से शाहिद मंजूर का नाम है। ये दोनों ही नाम ऐसे हैं जिनको लेकर हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी एक प्रयोग कर सकती थी, या वो ये दिखा सकती थी कि नहीं साहब, जो आरोप हम पर लगते रहे हैं उनसे इतर हम सोच रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसी परंपरागत तरीके से सीट पर लोगों को रखा जिनके लिए वो कुख्यात रही है। लोग आरोप लगाते हैं जिस बात के लिए कि आप अपराधियों को ज़्यादा संरक्षण देते हैं, वो आरोप झेलने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, लेकिन बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बताता है कि उनके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बुरी तरह से हिला हुआ है। वो जो बचा हुआ है उसे बचाने की कोशिश में है। दोनों ही दल जो बचा हुआ है उसको बचाने की स्थिति में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष जितना बचा है उसे बचाने की कोशिश में है। तो नुकसान किसको होगा? सत्ता पक्ष अगर बचे हुए को बचा लेता है तो वो फायदे में रहेगा। विपक्ष अगर बचा हुआ है उसे बचा लेता है तो नुकसान में रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष की भूमिका में रहेगा। तो ये समय था कि दोनों ही पक्ष अपना विस्तार दिखलाते। अगर जिस तरह से बात हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ है, वो पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर सी होगी और चीज़ें बदल जाएंगी। हो सकता है ऐसा हो भी, लेकिन पार्टियों ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं उसमें कहीं ऐसा दिखता नहीं है। वो रक्षात्मक है। आप चुनाव प्रचार से सीधा कंपैरिजन कर लें तो आपको पता चल जाएगा। चुनाव प्रचार में जिस एग्रेसिव तरीके से दोनों दल थे कि ऐसा लगता था कि पता नहीं वो कितनी सीटों पर जीतने वाले हैं। अखिलेश यादव की सभाओं में भीड़ जिस तरह से दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन वो सभाओं को लेकर जो स्ट्रैटेजी थी, संभवतः वह स्ट्रैटेजी फेल हो गई, क्योंकि कोरोना की वजह से अब वो सभाएं नहीं हो रही हैं। तो क्या इसकी वजह से अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस हिल गया? और दूसरा, अगर बीजेपी ही ये चाहती, बीजेपी के लिए भी एक मुश्किल का समय है, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री अगर सभा करते तो शायद
कुछ शिफ्ट होता, कुछ चीज़ें बदलती, कुछ और एग्रेसिव तरीके से बीजेपी सामने आती। लेकिन अब जब सभाओं पर रोक है तो क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा, ये देखने की बात होगी। क्या इसने दोनों पार्टियों के कॉन्फिडेंस को हिलाया है, ये देखना होगा। तो जिस तरह से आप चुनाव प्रचार देख रहे थे वो एक तरफ है, और जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है वो दूसरी बात है। जीतने के लिए सारे तिकड़म आजमाए जाएंगे यूपी चुनाव में। प्रतिष्ठा का प्रश्न है सत्ता पक्ष के लिए भी, यानी बीजेपी के लिए भी, और विपक्ष किसी भी तरह से वो ज़मीन हथियाने की कोशिश करेगा, वो ज़मीन लेने की कोशिश करेगा जो उससे छीन लिया गया है पिछले चुनाव में। अब वो कितना सफल होंगे, असफल होंगे, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि आप वो ज़मीन हासिल कर सकें, जिसकी कोई गुंजाइश प्रथम लिस्ट में तो दिखी नहीं। तो अब जब दूसरी लिस्ट आएगी और उसके बाद की लिस्ट आएगी तब पता चलेगा कि वास्तव में दोनों दल करना क्या चाहते हैं, उसका कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये दोनों रक्षात्मक स्थिति में है। इसमें तीसरा प्लेयर जो है वो क्या कुछ करता है, इस पर सारी उम्मीदें टिकी होंगी। कांग्रेस धीरे धीरे, जो शुरू में लग रहा था कि वो बहुत एग्रेसिव कैंपेन के साथ आएगी, कैंपेन भी उसका पीछे छूटता गया और अब वो लड़ाई में साफ पिछड़ती हुई दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि चुनाव अब मोटा मोटी दो ध्रुवों के बीच होगा, सपा और बीजेपी के बीच होना है। सपा, समाजवादी पार्टी अपने उन्हीं परंपरागत वोट्स पर अभी भी डिपेंड कर रही है जिस पर कि वो पिछले कई सालों से करती रही है। उसमें कहाँ टूट हुई, क्या हुआ, उसको रिपेयर कहाँ करना है, कहाँ से उन्हें वापस जोड़ना है, ये एक अलग मुद्दा है, इस पर काम करना चाहिए था। बीजेपी अपने बचे हुए वोटर्स, जो भी उसके वोटर्स हैं, उसको वो इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रही है। अगर वो उसको इंटैक्ट रखती है तभी वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ बढ़ेगी। तो ये लड़ाई दिलचस्प होगी। आप और हम सभी मिलकर देखेंगे यूपी चुनाव में क्या कुछ होता है, कहाँ से क्या मोड़ ले ये चुनाव, बताना मुश्किल है। तो नज़र बनाए रखिए, आप भी बनाए रखिए, हम भी बनाए रखेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।